ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और आज की सबसे बड़ी खबर राम मंदिर चंदा चोरी केस में बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। एफआईआर के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि लगातार चंपत राय के ऊपर ये दबाव था कि वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। यही बात वीएचपी के सीनियर अधिकारी आलोक कुमार की तरफ से भी कल कही गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, देवरिया में वो मौजूद थे, कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, किसी की भी गलती होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपत राय का इस्तीफा आखिरकार हो गया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से, रुचि कुमार अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुचि, लखनऊ से लेकर अयोध्या और अयोध्या से लेकर दिल्ली तक लगातार एक ही सवाल बना रहा। इतनी बड़ी धांधली हो गई, इतनी बड़ी चपत लग गई, अनिल मिश्रा क्यों उसी प्रीमाइसेस में अब तक मौजूद रहे, चंपत राय क्यों उसी प्रीमाइसेस में अब तक मौजूद रहे। सवाल ये भी कि उनके मातहत जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, जो कर्मचारी के तौर पर वहां पर सेवक के तौर पर थे, उनके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती चली गई। टिन्नू यादव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, अनुकल्प मिश्रा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। देखिए, इन्हीं सवालों के जवाब की वजह से ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। राम मंदिर कैसे बना, कैसे कोर्ट में केस चला, उसके बाद किस तरह से वो मंदिर बनना शुरू हुआ और उसका काम पूरा किया गया, तो सरकार को ये लगा कि ये सब जो मामला उठा है चढ़ावा चोरी का, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो आस्था है लोगों की, उसमें बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो कुछ किया था सब पानी में जा रहा है। तो ये कहा गया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा इनको देना चाहिए। अब इनका क्या रोल है, ये उसमें शामिल थे, इनके पास हिस्सा गया कि नहीं गया, ये पुलिस जांच करेगी और एसआईटी जांच करेगी। तो अभी तो शुरुआती आप कह सकती हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो ये पहली सीढ़ी आप कह सकती हैं। इस पूरा जो घपला हुआ है उसकी सिर्फ ये पहली सीढ़ी है। कुछ नाम सामने आए हैं, तो ये लोग अकेले तो नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे। ये कब से चोरी हो रहा था। तो अब एसआईटी जब ये जांच करेगी, ये कहा जा रहा है एसआईटी की टीम अब फिर अयोध्या जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जांच करना बाकी है। तो एसआईटी एक तरफ जांच करेगी, दूसरी तरफ पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, नाम पूछे जाएंगे कि तुमको किसने नौकरी पर रखा था, तुम कैसे वहाँ पे अंदर पहुँचे, कौन तुम्हें वो ताकत दे रहा था, टिन्नू यादव के पास आखिर चाबियाँ कैसे रहती थी, किसके कहने पर टिन्नू यादव सब चाबियाँ रखता था। तो ये सारी चीज़ें अब आगे जब आने वाले दिनों में मीनाक्षी देखेंगे कि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होगा जब नीचे से लेकर ऊपर तक सब दायरे में आएंगे जांच के, और उनसे पूछताछ भी होगी और उससे कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि मैं ये जो 8 किरदारों के बारे में पढ़ रही हूँ, कोई किसी का करीबी, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी की अनुशंसा पर वहां पर आ गया, यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा एक एडहॉक सिस्टम वहां पर चल रहा था कि सब एक दूसरे के कहने पर वहां पर आकर रिक्रूट हो गए और काम करने लग गए। ये लवकुश मिश्र और अनुकल्प मिश्र, ये किन के रिकमेंडेशन पर वहां पर काम कर रहे थे? देखिए, जो आपने मीनाक्षी कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे के रिश्तेदार काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ उनकी पुरानी जान पहचान थी और बॉन्डिंग इस तरीके की थी कि चोरी कोई कर रहा है, हिस्सेदारी सब में बट रही है और कोई भी एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। जो लवकुश मिश्रा है, लवकुश मिश्रा का सगा बहनोई अनुकल्प मिश्रा, उसी ट्रस्ट के जरिए वो वहाँ काम करता था। और ये बताया जाता है कि जो अनुकल्प मिश्रा के पिता हैं वो भी पहले वहाँ पर काम करते थे और उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर, संस्तुति के आधार पर इस पूरी जो कार्रवाई है लोगों के नौकरी लगने की वो की गई है। और इसके पीछे भी अगर कोई सूत्रधार एक कॉमन है तो वो है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव का अपना सगा भतीजा मनीष यादव
यादव वो भी यहाँ पर काम करता था, वो भी कैश गिनने की जो पूरा काम था उसको करता था। और मनीष यादव के घर में बताया जा रहा है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि न सिर्फ कैश की बरामदगी हुई है बल्कि कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। यानी कि लवकुश के घर से 10 लाख रुपए कैश मिलता है, अनुकल्प मिश्रा के घर से 80 लाख रुपए कैश मिलता है। इसके अलावा टिन्नू यादव का जो भतीजा है मनीष यादव, उसके यहाँ कैश मिलता है, आभूषण मिलता है। और सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के जो भेद है वो सब कुछ जानते हैं। जो चोरी कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा कांड किया जा रहा था चोरी का, वो कब से चल रहा था। ये सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने और एसआईटी के सामने, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस समय 40 दानपात्र राम मंदिर परिसर के अंदर लगे हुए हैं, जो कि पूरा दिन होते होते पूरे दानपात्र कंप्लीटली भर जाते हैं। लेकिन जब समय कुंभ का चल रहा था मीनाक्षी, तो जो लोगों का रेला था वो अयोध्या में कैसा आ रहा था ये हमने आपने सब लोगों ने देखा हुआ है। उस दौरान बताया जाता है कि ये 40 जो दान पेटिकाएं हैं एक दिन में 3 बार पूरी तरीके से भरती थी और उसको ले जाकर के कैश काउंटिंग वाली जगह पर पलटा जाता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो चोरी का सिलसिला है अगर उस समय से चल रहा है तो कितनी बड़ी चोरी है, कितनी व्यापक चोरी है। और हैरानी की इस बात की है कि जब चंपत राय को इस बात की जानकारी होती है तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, खुद ही मामले को निपटाना शुरू कर देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। और कई लोग जो ये तर्क देते हैं ना कि बड़े ओल्ड स्कूल किस्म के चंपत राय थे और इस तरीके से उनके काम करने की प्रक्रिया थी या है, किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेना। अच्छा, उनके साथ उनके मातहत कोई व्यक्ति लगातार जुड़ के काम कर रहा है तो आपने उसी को विश्वास करके आपने उस पर काम सौंप दिया। ऐसे नहीं होता है। और ये पैसा ऐसी चीज है किसी को भी भ्रष्ट बना सकता है। अब ये मैं नहीं कह रही हूं कि चंपत राय भ्रष्ट ही हैं, लेकिन उनके मातहत अगर भ्रष्ट हैं, वो देखने के बावजूद अगर उन्होंने अपने लेवल पर इसे संभालने की कोशिश की तो ये उन्होंने कानूनी रूप से गलत किया और इसलिए लोगों की आस्था डिगी है। और ये जो कुछ हुआ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी और रुचि आपका भी। आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि अभी तो हिसाब किताब का काम शुरू हुआ है और हिसाब किताब होगा तो और कहां से लूप होल्स निकलकर सामने आएंगे इस पर जानकारी हम आप ही लोगों से लेंगे। आखिरकार अरेस्टिंग भी हुई है। हाँ जी, सबसे बड़ी चुनौती रही होगी कि पहली बार चोरी कब हुई थी। पहला दिन वो कौन सा था कि जिस दिन वहां से पैसे निकाले गए, यह मास्टरमाइंड कौन था जिसने पहली बार पैसे निकाले। मैं तो ये फिर इसके बाद क्या ये गिरोह कैसे बना, क्या होना भी चाहिए, ये कैसे भी तो कैसे लोग कैसे जोड़े गए होगा? इसके अंदर, कौन कौन से इसमें शामिल थे, क्या सिक्योरिटी के लोग शामिल थे कि जो वहां चेकिंग करते थे, क्या उनका कमीशन जा रहा था, यह पैसा कहां से और कितने लोगों के बीच बटा है, किस तरीके से बैठा है, सोना गया, आभूषण गया, क्या वहां किसी ज्वेलर को बेचा गया, किस कीमत पे बेचा गया, जमीनें खरीदी गई, ये पूरी, क्या जमीन खरीदने के अंदर करप्शन हुआ था, 1 लाख की जमीन 10 लाख में खरीदी गई तो कौन लोग थे जिन्हें सौदे करा पैसा दिया। पूरी जांच इसकी मुझे लगता होना चाहिए। सिर्फ एसआईटी जो 3 लोग सदस्य बना देते, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिए, इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है इसके लिए पूरी एक बड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी, लगातार वो वहां काम करेगी। 6 महीने लगातार जब वहां पर जांच पड़ताल होगी तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना पैसा का इसमें हेरा फेरी की खबर आएगी। कई बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई और छोटे नाम आ सकते हैं, तमाम चीजें सामने आएंगी। इनके हाथ कहां तक फैले थे और कौन कौन लोगों का इन्हें वरदस्त प्राप्त था, ये सारी सामने बातें सामने आएगी। मुझे लग रहा है कि इसके लिए कम से कम 10 से 15 पुलिस अधिकारियों की अलग टीम बनना चाहिए, एसआईटी बने, पूरी जांच हो और जो योगी जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा, मुझे लग रहा है पूरा सामने आए तो हमें पता पड़ेगा कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, किन किन लोगों का इनके ऊपर हाथ था और ये कब से चल रहा था। लेकिन इसका सर पॉलिटिकल, जिस बात का जिक्र किया, वैसे तो ये बार बार हम लोग कहावत को यूज करते रहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो मसला ही मलाई का है। मलाई में से तो दूध पानी अलग अलग होती नहीं, तो वो कैसे होगी जांच, वो तो अलग है। सारी मलाई चोरी का कौन पी गया। लेकिन विशाल ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप उनको ध्यान दीजिए। विशाल जी ने कहा कि जब कुंभ का मेला चल रहा था तो 3 बार दिन भर में वो दान पत्रों को खाली करके जमा किया जाता था। और ट्रस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? ट्रस्ट की रिपोर्ट ने कहा कि जब कुंभ का मेला था उस दौरान 16 करोड़ भक्त वहां पर आए थे दर्शन के लिए और चंदा कितना आया था? 84 करोड़ रुपए, यानी एवरेज 5 रुपए औसत पर भक्त जो है चंदा आया था। तो आप सोचिए, एक तरफ विशाल जी कह रहे हैं कि दिन भर में 3 बार पेटी खाली हो रही है और ट्रस्ट कह रहा है कि 80 करोड़ रुपए, यानी हर भक्त ने केवल 5 रुपए चढ़ाए थे। तो ये तो कितना बड़ा होगा, मतलब अभी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है कि किस तरह से ये घोटाला हुआ होगा। लेकिन इसमें जो हो रही है मैं वो भी दर्शकों को बता दूं। अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा
चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना कर दिया। इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की? ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि पीएम भी उनके सामने मजबूर हैं? हर्षवर्धन जी, अब क्या ही कहें। चंपत जी के साथ फोटो खिंचाते हुए पिछले बार जब दर्शन करने गए थे तो अरविंद केजरीवाल थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो इसलिए रहे होंगे क्योंकि जहाज चाहिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कुछ और वजह भी रही हो। और केजरीवाल जी के ठीक बगल में चंपत जी थे। समझ में नहीं आता आप कैसे, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में कल तक इतना सम्मान था कि आप उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, आज अचानक हो गया कि ये बातें बताने लगे। और ये वाली जो बात वो कह रहे हैं कि क्या हिसाब क्या देना था, तो क्या वो चंपत राय जी को बचाना चाहते हैं या चंपत राय जी को निशाने पर ले रहे हैं? ये बड़ा विचित्र लग रहा है। मतलब वो जो अरविंद जी कहा करते थे ना पहले, आप तो आजकल बोलना बंद कर दिया है, नहीं तो वो एक लाइन में बोलते थे कि सब मिले हुए हैं जी। तो ये क्या मतलब वो कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं? और इस ट्रस्ट का मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मामला आया है ये एक ऐसा धब्बा है जिसको लेकर पूरा का पूरा संघ परिवार, मोदी सरकार, योगी सरकार, न्यास सब के लिए चिंता की बात जी। लेकिन यह भी सच है कि इस ट्रस्ट ने अयोध्या में जिस तरह की दर्शन की व्यवस्था की है वो अद्भुत है। बहुत हम कई बार convenient गए है। हैं, विजय जी गए हुए हैं, प्रोफेसर साहब गए हुए हैं, और सबको ध्यान रखिए हम लोग दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था वहां है, और सामान्य इतनी व्यवस्था स्पेस है, बड़ी आप- आसानी से आप मैं आगे फिर बढ़ते कह रहा हुए हूं चले कि जाते हैं, आज दर्शन करके निकलते जाते हैं दूसरे मुश्किल यही गेट होती से। है कि एक कोई चीज आती है और अचानक फिर सारा कुछ गलत कहने की एक होड़ लग जाती है राजनीतिक तौर पर। जो दोषी हैं, जो आरोपित होंगे, जो अपराधी होंगे, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब ये कह देना कि सब कुछ गलत हो रहा था, सब बड़ा गड़बड़ था, उसमें कोई घपला था, ये कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, जहां तक ये जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, छूटना नहीं चाहिए। एक और राजनीतिक टिप्पणी अखिलेश यादव ने जो लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। अब शाखाओं को मिलेगी माफी, आप समझ गए कहां इनका तंज है? रागी जी, देखिए, चूँकि मौका तो हम लोगों ने दिया है और मौका तो हम लोगों ने दिया है तो विपक्षी हमें क्यों बख्शेंगे? स्वाभाविक बात है कि जब ऐसा मुद्दा आया है तो विपक्षी लोग तो अपने राजनीतिक जो दुश्मनी है वो निकालना चाहेंगे, और इस राजनीतिक दुश्मनी में निकालने में वो पूरे राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने से ज्यादा वो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार को बदनाम करने की कोशिश लिखा ही है ना, शाखाओं को। मैंने कहा ना कि मेरी चिंता इसकी नहीं है, पैसा निकल जाएगा, 2 लोग हैं, 10 लोग, ये तो अब पकड़े जाएंगे, और जब ये पकड़े जाएंगे तो कल ये मुंह भी खोलेंगे। जब मुंह खोलेंगे तो तब पता लगेगा कि क्या बड़े नाम भी इसमें शामिल थे। तब पता लगेगा कि अनिल मिश्र जो है वो कितने पैसे खाए, कितने गबन किए, ये भी निकल करके आएगा। खाए भी या नहीं खाए या सिर्फ ये र्यूमर था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक चीज चल जाती है तो उसके साथ 25 और चीजें, किंवदंतियां भी साथ साथ घूम जाती हैं। तो अभी ये देखना बाकी है, ये तो निकल करके आए, ये जांच से ही परिचय होगा, और कि कौन कितना पैसा इसमें खाया, कौन कितना हेरी फेरी किया, जमीन का घोटाला हुआ या नहीं हुआ। संजय सिंह इतने दिनों से 2021 में उनके पास ये पत्र था, ये दस्तावेज थे, तो 2021 से वो क्या कर रहे थे, 5 साल तक वो क्या किए, 2024 में चुनाव था, उस समय उसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं हो सकती है कि विपक्षियों को एक निशाना मिल गया है, और जिसका प्रयोग ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वो चाहेंगे कि हिंदू संगठनों को बदनाम करें, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करें। जो ये बात कह रहे थे समीर जी और हर्षवर्धन जी ने, जिसका जिक्र किया कि जिस दिन ये बात आई थी और संभवतः उसी दिन नैतिकता के आधार पर चंपत जी यदि हट जाते और कहते कि नहीं, आप इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए, जिससे भी जांच करा लीजिए, और दोषी जितने हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए, हम इससे अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी मर्यादाएं बची रह जाती, और तब कोई किसी को ये बताने का कोई कारण नहीं बनता जो आज चंपत राय जी पर के बारे में कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कोई इच्छा इसमें नहीं है कि
तथ्यों को बाहर निकाला जाए। तंज कर रहे हैं। उनका तंज है और उनको बदनाम करना, ये उनका राजनीतिक तौर पर बदनाम यही करना। काम संजय राउत भी कर रहे हैं सर। एक लाइन जरूरी बात है। देखिए, अखिलेश जी तो पता नहीं कैसे सोचते हैं, मोहन यादव जी पर मामले थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन वो यादव होने की वजह से किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं। हाँ, अगर मोहन यादव नहीं होते तो कुछ और होते तो कुछ उनके और होते। नहीं, अगर यादव नहीं होते नहीं, तब वो कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। अभी वो कह रहे थे कि नहीं मोदी जी कुर्सी से हटाना चाहते हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ये आप क्या देखिए राजनीति? मोहन यादव के बारे में, मोहन यादव जी के बारे में हम लोग उस रूप में नहीं देखते हैं। भाई, मध्य प्रदेश के अंदर यादवों की इतनी बड़ी कोई संख्या नहीं थी। वो चूंकि स्वयंसेवक नगण्य है, इसके बावजूद भी वहां उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब एक अखबार के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जब छापा गया, विस्तार से हेडलाइंस देकर के छापा गया, उसके बारे में भी रिबेटल आया है कि भाई वो पहले से वो प्रॉपर्टी के मामले में थे, पहले से थे। लेकिन उनके बचाव में कौन आया? अखिलेश यादव आया। क्यों आए? सिर्फ जाति को देख, जाति को ही देख के सर 27 की राजनीति करनी है। और बीजेपी के अंदर अगर एक बयान से भी कुछ फूट दिखाई देती है तो उनका तो फायदा ही है। बड़ी खबर, चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी के जरिए 70 बार चंदा चोरी पकड़ी गई है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी की पुष्टि हुई। चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट में खामी ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। मंदिर में सीसीटीवी कवरेज भी पर्याप्त नहीं है और कैश की गिनती के डॉक्यूमेंट में भी गड़बड़ी पाई गई है। अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, बताएं आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ये तो 70 बार 45 दिन देखिए मीनाक्षी, एसआईटी ने जो पूरी जांच की थी, जितने लोगों के बयान लिए थे, और मंदिर परिसर के अंदर एसआईटी की टीम ने लगभग 7 दिन जो पूरी जांच करके रिपोर्ट दी थी, उस प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त हमारे हाथ लगे हैं। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला गया। ऐसी 70 जगह थी, 70 बार 70 अफसरों पर चोरी और गबन जैसी गतिविधियां पकड़ी गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जांच में चोरी गबन संबंधी अहम सबूत, दान चोरी की पुष्टि हुई है। एसआईटी की जांच में भेंट चढ़ावा की गणना कक्ष तक, जहां पर नोट गिने जाते थे, नकदी संचालन और प्रबंधन में एसआईटी ने खामियां पाई हैं। पूरी तरीके से खामियां थी जिस तरह से नोट वहां पर गिने जा रहे थे। और साथ ही एसआईटी ने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर की थी। 2022 से लेकर 2023, 2023 से लेकर 2024 और 24 से 25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें भी कई कमियां मिली हैं एसआईटी को। इसके साथ ही जो पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज इस पूरे जगह पर नहीं थे जहां पर नोटों की गिनती होती थी। जितना बड़ा वो जगह है जहां पर नोटों को गिना जाता था, जहां पर कैश काउंटर्स हैं, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं थे। इसके साथ ही गणना अभिलेख, यानी कि जो पूरा लेखा जोखा होना चाहिए था, जो नोट गिने जाते थे, उनके रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमी पाई गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स में है। भेंट चढ़ावा सामग्री के वर्गीकरण में भी कमियां पाई गई हैं। और जो इंटरनल नियंत्रण प्रणाली थी, यानी कि जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए था इंटरनल ट्रस्ट की तरफ से, वो बेहद ही कमजोर था, उसमें भी कमी थी। इस एसआईटी जांच में पर्यवेक्षणीय स्तर पर जवाबदेही की बात जो है वो एसआईटी की इन फाइंडिंग्स में आई है। तो सबसे अहम पॉइंट्स ये हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक जो तारीख है, इसमें लगभग 70 बार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, 70 बार चोरी जो है, ऐसी गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में आई है। और ये एसआईटी को ये चीजें हाथ लगी हैं कि 70 अफसरों पर शुरुआती रिपोर्ट में आया है कि यहां पर चोरी हुई और जो पूरा कॉम्प्लेक्स था जहां पर नोटों की गिनती होती थी, ये 70 बार की चोरी तो वो चोरी है जो अभी पकड़ में आ गई है। आप जब ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कवरेज भी पूरा नहीं था, क्या पता जितनी चोरी है वो कुछ कैमरे कवरेज में आ ही ना पाई हो। समीर जी, यही चर्चा का विषय भी तो रहा ना कि कई रिकॉर्डिंग तो आपके पास 45 दिन का ही पीछे का डेटा है। बिल्कुल, उससे पहले से क्या कब से चोरी हो रही थी क्या पता। क्या जिस दिन राम भगवान जी का उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके तुरंत बाद से शुरू हो गई थी। कितनी बार हुआ, कितने बड़े पैसे निकाले गए, क्या छोटा अमाउंट निकाला गया, बड़े बड़े संदूकों में पैसे ले जाया गया, बोरे में भर के ले जाया गया, सोने चांदी कहाँ रखे गए, जमीन के खरीदारी कैसे हुई। इसके अलावा तो कहा यह भी जा रहा है कि ये इसके अलावा वहाँ इन लोगों ने एक रैकेट बना के रखा था कि राम जन्मभूमि के वहाँ पर आपको विशेष दर्शन करवाएंगे, उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये उन लोगों से लेते थे।
तो कौन लोग हैं जो इस तरीके से पूरा एक सिंडिकेट वहां चला रहे थे, किन किन लोगों की नियुक्तियां की गई, कैसे वो लोग थे? मुझे लगता है बहुत लंबी जांच होगी इसके लिए। और चूंकि ये कैश का मामला है, कोई अकाउंटिंग तो मामला नहीं कि एक खाते से दूसरे खाते में गए, जी। तो पैसों की रिकवरी करना, पैसों का अंदाज लगाना, और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया। पैसा तो उन्होंने लिया, लेकिन क्या इन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ छुपा के रखा है, किसको दिया है, मुझे लगता है इसे बहुत लंबी जांच आयोग को करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ ने तय किया है, तो आने वाले समय में हमें पूरी इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।